हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के विषय पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एजी 411 का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमने आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था, जो बताया कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है और कई बार पूछा भी है। पूछा था क्वेश्चन कि चूजों के लालन पालन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द ब्रूडिंग एंड रियरिंग ऑफ चिक्स। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बाद दो तीन और क्वेश्चन देखेंगे लॉन्ग वाला ही। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे ब्रूडिंग क्या होता है। ठीक है, तो ब्रूडिंग क्या होता है पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो मुर्गी पालन में चूजों को अंडे से निकलने के बाद गर्म तापमान में रखा जाता है। तो उसे गर्म तापमान में रखने की प्रक्रिया को ही ब्रूडिंग कहते हैं। ठीक है, चूजे जो होते हैं, ठीक है, वह जब अंडे से निकल जाते हैं, उन्हें अंडे से निकलने के बाद उन्हें कोई रोग ना हो, उनके ऊपर कोई कीट का प्रकोप ना हो, इसके लिए उन्हें गर्म तापमान में रखा जाता है। इसी गर्म तापमान में रखने की प्रक्रिया को ब्रूडिंग कहा जाता है। तो चूजे के लालन पालन के लिए जिस यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है उसे ब्रूडर कहते हैं। ठीक है, चूजों के लालन पालन के लिए जिस यंत्र को यूज में लाया जाता है उसी को बोला जाता है ब्रूडर। एक अच्छे ब्रूडर में वह सभी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे चूजे की वृद्धि एवं विकास अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, जो अच्छा ब्रूडर होता है उसमें वह सभी विशेषता होना चाहिए जिसमें चूजे की वृद्धि और विकास अच्छे तरीके से हो सके। तो चलिए देखते हैं टाइप ऑफ ब्रूडर। तो इन सभी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला है, देखिए इसमें मैंने 4 टाइप ही लिया है। ठीक है, इसके और भी टाइप है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरा टाइप ही बता देता हूँ। जिसमें पहला है कॉलोनी ब्रूडर। ठीक होता है, पहला है कॉलोनी ब्रूडर, दूसरा है होवर ब्रूडर, तीसरा है विकिरण उष्मा वाला ब्रूडर या रेडिएंट हीट ब्रूडर, चौथा है बैटरी ब्रूडर, और पांचवा है आप लोगों का इंफ्रारेड ब्रूडर, और अगला है लैंप चालित ब्रूडर। ठीक है, उसके बाद है विद्युत चालित ब्रूडर। तो इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा ही हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कॉलोनी ब्रूडर क्या होता है। ठीक है, तो कॉलोनी ब्रूडर अधिक क्षमता वाले 3 बाई 4 मीटर के तथा अत्यधिक महंगे होते हैं। ठीक है, जो कॉलोनी ब्रूडर होते हैं यह काफी महंगे होते हैं। भारत में इनका प्रयोग कुछ विशेष कुक्कुट फार्मों तक ही सीमित होता है। ठीक है, तो यह हो गया कॉलोनी ब्रूडर। कॉलोनी ब्रूडर जो होता है थोड़ा महंगा होता है। उसके बाद होता है होवर ब्रूडर। होवर ब्रूडर क्या है, तो ये ब्रूडर बड़े तथा छोटे दोनों आकार के होते हैं। इन ब्रूडरों को बंद कमरों में लगाया जाता है। ब्रूडर की लंबाई के अनुसार गर्म पानी की पाइप लगी रहती है जो फर्श से 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पर लगी होती है। इसके चारों तरफ टार पेपर या धातु की चादर लगी रहती है जो गर्मी बनाए रखने में मदद करती है। इनमें स्वचालित ताप नियंत्रण होता है। 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान इसमें रखते हैं। ठीक है, चूजों को खाने और पीने की उचित व्यवस्था करनी होती है। ताप के लिए बिजली का यूज किया जाता है, परंतु बिजली के अभाव में गैस या तेल का भी यूज किया जा सकता है। छोटे होवर में किनारे पर कपड़े का पर्दा लगा होता है जो ताप बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, तो देखिए मैं इन सभी जो टाइप है इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इन सभी के बारे में भी एक नंबर में हो सकता है कि पूछ दे, या पूछ दे ब्रूडर के बारे में विस्तार से, तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा। तो होवर ब्रूडर यही होता है। ठीक है, होवर ब्रूडर जो होता है वो 2 आकार का होता है, छोटा और बड़ा। तो जो बड़े आकार के होते हैं ये तो जो ब्रूडर होता है यह होवर ब्रूडर, इसे बंद कमरों में लगाया जाता है। ब्रूडर की लंबाई के अनुसार गर्म पानी की पाइप लगी होती है जो फर्श में 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पर लगी होती है। इस पाइप के चारों तरफ टार पेपर या धातु की चादर लगी रहती है जो गर्मी को बनाए रखने में सहायता करती है। इनमें स्वचालित ताप नियंत्रण होता है। 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान रखते हैं होवर ब्रूडर में तापमान चूजों के लिए। चूजों के खाने और पीने की उचित व्यवस्था होती है। ताप के लिए बिजली का यूज किया जाता है, परंतु बिजली के अभाव में गैस या तेल का भी यूज किया जाता है। छोटे होवर जो होते हैं उनमें कपड़े का पर्दा लगा होता है जो ताप बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके बाद है अगला विकिरण उष्मा वाला ब्रूडर या रेडिएंट हीट ब्रूडर। तो इस प्रकार के ब्रूडरों में चूजों का लालन पालन बहुत अच्छी तरह से होता है। जो विकिरण उष्मा वाला ब्रूडर होता है, रेडिएंट हीट ब्रूडर होता है, इस प्रकार के ब्रूडरों में चूजों का लालन पालन बहुत ही अच्छे तरह से होता है। परंतु भारत में अभी तक इस प्रकार के ब्रूडर प्रचलन में नहीं है। इस प्रकार के ब्रूडर में फर्श तथा दीवार दोनों गर्म रखी जाती है। फर्श के नीचे पाइप लगे होते हैं जो गर्मी देकर बिछावन को सूखा रखते हैं, जिसके कारण चूजे अच्छी तरह से पलते हैं। ठीक है, तो ये विकिरण उष्मा वाला ब्रूडर है। अगला है बैटरी ब्रूडर। तो बैटरी ब्रूडर क्या है, इसे देखिए बैटरी चलित ब्रूडर भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। तो इस प्रकार के ब्रूडर जालीदार फर्श और दीवार के बने
2 से 5 कंपार्टमेंट वाले होते हैं। जालीदार होने के कारण हवा और प्रकाश की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं रहती है। इसके नीचे एक ट्रे लगी रहती है जिसमें चूजों का मल गिरता रहता है, ठीक है। इस प्रकार के ब्रूडरों में कम स्थान में अधिक चूजे पाले जाते हैं। इन ब्रूडरों में चूजों की मृत्यु कम होती है। मांस व्यवस्था के लिए पाले जाने वाले चूजों के लिए यह सर्वोत्तम होता है। बैटरी ब्रूडर जो होता है वह मांस वाले चूजों को पालने के लिए सबसे अच्छा होता है। इन ब्रूडरों में चूजों की मृत्यु जो होती है बहुत कम होती है, ठीक है। इन ब्रूडरों में एक चूजा 1/8 वर्ग फुट स्थान में रहता है, जबकि सामान्य फर्श वाले ब्रूडरों में 1/2 वर्ग फुट स्थान की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें देखिए कि एक भाग में 8 जो चूजे हैं वो रह सकते हैं, ठीक है, 1 वर्ग फुट में, और उसमें 1 वर्ग फुट में 2, इसको समझिएगा। इस प्रकार से 500 चूजे 8 बाई 10 सेंटीमीटर के बैटरी ब्रूडर में रह लेते हैं। गर्मी बनाए रखने के लिए एक तरह का समुचित साधन होता है। उधर चूजे नहीं जाते हैं, ठीक है, इसलिए उधर चूजे भी नहीं जाते। तो यही होता है बैटरी ब्रूडर, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं इंफ्रारेड ब्रूडर। इंफ्रारेड ब्रूडर जो कि देखिए नीचे है। तो एक बैटरी ब्रूडर मैंने बता दिया, अभी विद्युत चालित ब्रूडर भी बता दूंगा, ठीक है। इंफ्रारेड ब्रूडर क्या है? तो इस ब्रूडर में एक विशेष प्रकार के चमकदार बल्ब लगाए जाते हैं जो होवर या कमरे में लगाए जाते हैं। इन बल्बों की ऊंचाई बिछावन से 15 इंच अधिक रखते हैं। एक 250 वाट का बल्ब 50 वर्ग फीट स्थान के लिए या 100 चूजों के पालने के लिए पर्याप्त रहता है। यह ब्रूडर अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें श्रम की बचत होती है तथा बिछावन अच्छी स्थिति में बना रहता है। बल्ब को प्रत्येक सप्ताह 3 डिग्री ऊपर उठाते जाते हैं। अधिक ठंडक पड़ने पर बल्ब के ऊपर 12 से 18 व्यास का होवर लगा देते हैं जो ताप को बनाए रखता है। कमरे में प्रकाश तथा वायु का अच्छा प्रबंध रखा जाता है, ठीक है। तो यह हो गया इंफ्रारेड ब्रूडर। आगे देखेंगे लैंप चालित ब्रूडर। देखिए यह जो होता है लैंप चालित ब्रूडर, मतलब आप लोग समझ जाएंगे भी। तो इस प्रकार के जो ब्रूडर होते हैं वह ब्रूडरों को गर्म करने के लिए समानतः मिट्टी के तेल की कुप्पी का यूज किया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो लैंप चालित ब्रूडर होते हैं इनके लिए मिट्टी के तेल का यूज किया जाता है। आगे देखेंगे विद्युत चालित ब्रूडर। क्या देखेंगे? विद्युत चालित ब्रूडर, ठीक है। तो इस प्रकार के ब्रूडरों की रचना लैंप ब्रूडरों के समान ही होती है, परंतु इनमें लैंप के स्थान पर विद्युत चालित हीटर या बल्ब का यूज किया जाता है। प्रारंभ में ब्रूडर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट रखते हैं और धीरे धीरे 5 डिग्री फ़ारेनहाइट हफ्ते पर कम करके 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक लाते हैं। 50 से 60 चूजों के लिए 70 सेंटीमीटर लंबा, 70 सेंटीमीटर चौड़ा, 25 सेंटीमीटर ऊंचे दड़बे की आवश्यकता पड़ती है। यह दड़बे अधिक संख्या में चूजे पालने के लिए उपयुक्त होते हैं तथा लैंप चालित दड़बों से भी सस्ते रहते हैं, ठीक है। तो यह था विद्युत चालित ब्रूडर। तो ये हो गया ब्रूडर का टाइप। अब चलिए देखते हैं आगे। तो उम्मीद करते हैं यह समझ में आ रहा होगा जो हमने आप लोगों को बताया, ठीक है। आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड ब्रूडर, ठीक है। अच्छे ब्रूडर की क्या गुणधर्म है, क्या विशेषता है, ठीक है। तो अच्छे ब्रूडर की क्या विशेषता, चलिए देख लेते हैं। तो ब्रूडर का तापमान आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा किया जा सके, ऐसी विशेषता होती है ब्रूडर की। अच्छे ब्रूडर की विशेषता है ब्रूडर में चूजे द्वारा श्वसन क्रिया में उत्पन्न गैस को बाहर निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा विशेषता यह है। अगला विशेषता है ब्रूडर शुष्क होना चाहिए, अर्थात उसमें नमी नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो चूजों को नुकसान पहुंचा सकता है, चूजे के अंदर डिजीज लग सकते हैं। ब्रूडर में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचना चाहिए, सॉरी, ब्रूडर में सूर्य का प्रकाश पहुंचना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है ब्रूडर में चूजों के पालन पोषण के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। ब्रूडर में चूजों को बिछावन सूखा होना चाहिए। ब्रूडर में जो चूजे हैं उनका जो बिछावन सूखा होना चाहिए। उनके लालन पालन के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं इसका फैक्टर देखेंगे, जो मैंने बताया था आप लोग क्वेश्चन में कि चूजे के लालन पालन को प्रभावित करने वाले कारक, तो उन कारकों के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो चूजे के लालन पालन को टेम्परेचर जो होता है वह प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है चलिए देख लेते हैं। तो अंडे से निकले चूजे को लगभग 36 घंटों तक इंक्यूबेटर के अंदर रखा जाता है, ठीक है, और फिर किसी ब्रूडर में स्थानांतरित किया जाता है। पहले 3 दिनों के दौरान इष्टतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस होता है। ब्रूडिंग के बाद हफ्तों के दौरान तापमान प्रत्येक सप्ताह 3 डिग्री कम हो जाता है, जबकि यह 21 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। तो टेम्परेचर इस प्रकार से ब्रूडर को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं। अगला है वेंटिलेशन। तो चूजों के अच्छे स्वास्थ्य और उचित विकास के लिए ताजी हवा का आगमन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खराब वेंटिलेशन के परिणाम स्वरूप कार्बन का और जल वाष्प जमा हो जाता है, जिससे माइक्रोबियल
इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि चूजे के अंदर स्वास्थ्य और उचित चूजे के अच्छे स्वास्थ्य और उचित विकास के लिए ताजी हवा का आगमन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। खराब वेंटिलेशन के कारण चूजे के अंदर माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो सकता है। अगला देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट है फ्लोर स्पेस। तो मुर्गे के या चूजे के समुचित विकास के लिए फ्लोर स्पेस उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रति चूजों के लिए न्यूनतम 500 सेंटीमीटर स्क्वायर फ्लोर स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मुर्गियों का भी काफ़ी बढ़ने से उनका विकास खराब होता है और पक्षियों में निर्भक्षी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए निर्भक्षी प्रवृत्ति क्या होती है। निर्भक्षी प्रवृत्ति मतलब होता है कि जो मुर्गियां होती हैं उनकी जो चोंच होते हैं, जो आगे नुकीला भाग होता है, उससे आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे उनके अंदर काफी नुकसान होता है, दोनों को चोट लग जाता है। इसके बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं निर्भक्षी। आगे देखते हैं लीटर्स, कूड़ा कचड़ा। तो ब्रूडर हाउस के फर्श पर घास, चावल की भूसी या चूरा की परत बिछी होती है और इसे कूड़ा कहा जाता है। कूड़े का बिस्तर 5 से 7.5 सेंटीमीटर मोटा होना चाहिए और इसे सूखा रखना चाहिए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कूड़ा कचड़ा, बिछावन भी इसे बोलते हैं। आगे देखेंगे लाइट। तो ब्रूडर हाउस को ग्रीन इंजेक्शन से मुक्त रखने के लिए ब्रूड हाउस अच्छी तरह हवादार होना चाहिए, ठीक है। समान रूप से वितरित सूर्य की रोशनी पक्षियों के उचित विकास और विटामिन डी के निर्माण को बढ़ावा देती है, ठीक है। लाइट बोल रहा है, लाइट में क्या बोल रहा है कि ब्रूडिंग हाउस को जर्म इन्फेक्शन से मुक्त रखने के लिए ब्रूडिंग हाउस अच्छी तरह हवादार होना चाहिए। समान रूप से वितरित सूर्य की रोशनी पक्षियों के उचित विकास और विटामिन डी के निर्माण को बढ़ावा देती है, ठीक है। आगे देखेंगे हाउसिंग ऑफ पोल्ट्री। हमारे देश में मुर्गी पालन लोकप्रिय है। मुर्गी पालन को आवास उपलब्ध कराने का प्राथमिक उद्देश्य उन्हें धूप, बारिश और शिकारियों से बचाना और आराम प्रदान करना है। पोल्ट्री हाउस अच्छी तरह से हवादार होना चाहिए। इसे गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखना चाहिए। पोल्ट्री हाउस का फ्लोर मॉइस्चर और रूफ रेट प्रे क्रैक से मुक्त आसानी से डबल होना चाहिए, ठीक है। तो हाउसिंग ऑफ पोल्ट्री इस प्रकार से आपका जो पोल्ट्री है उसको होना चाहिए। आगे देखते हैं पोल्ट्री फीडिंग। तो पोल्ट्री बर्ड को आहार देना पालक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। जो पोल्ट्री का रखवाला होता है, जो पोल्ट्री जिसकी पोल्ट्री होती है, पोल्ट्री पालक इसे बोल सकते हैं। तो पोल्ट्री बर्ड को आहार देना एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मुर्गी के आहार में पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। मक्का, जौ, ज्वार, गेहूं, खली, चावल आदि खाद्य सामग्रियों आवश्यकताओं के अनुरूप दी जानी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार के यह जो कारक हैं, ये सभी कारक मुर्गी के लालन पालन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। यदि ये जो मैंने बताया यदि ऐसा आप लोग नहीं करेंगे तब इसको आप लोग विशेषता में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आप देखेंगे कंपोजिशन एंड क्वालिटी ऑफ एग विथ स्ट्रक्चर। कंपोजिशन एंड क्वालिटी ऑफ एग विथ स्ट्रक्चर। तो बोल रहा है कि स्ट्रक्चर के साथ अंडे की संरचना एवं गुणवत्ता को बताइए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन। तो एक दुनिया भर में खाया जाने वाला संपूर्ण भोजन है। एक क्या? दुनिया में खाया जाने वाला एक संपूर्ण भोजन है। विभिन्न पक्षियों के एग खाए जा सकते हैं, लेकिन हेन और डक के अंडे सबसे अधिक खाए जाते हैं। जो मुर्गी होती है और बत्तख होते हैं उनके अंडे सबसे अधिक खाए जाते हैं। अंडे के प्रोटीन में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल एसिड होती है, एमिनो एसिड होती हैं। इसका जैविक मूल्य उच्चतम होता है। इस प्रकार अंडे के प्रोटीन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संदर्भ प्रोटीन भाग जाता है, ठीक है। मुर्गी के अंडे का औसत 57 ग्राम होता है, ठीक है। तो यह इसका परिचय है अंडे का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग संरचना बना लीजिएगा। वैसे देखेंगे तो संरचना इसका बहुत मतलब देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने इस अंडे की संरचना आप लोग देखिए एकदम छोटा सा आसानी से आप लोग इसको बना सकते हैं। क्या करना है? छोटा सा सिर्फ इस आकार का एक गोला बना लीजिएगा। गोला बनाने के बाद एक इधर से इस प्रकार से कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर फिर एक गोला बना लीजिएगा, इसके अंदर फिर एक गोला बना लीजिएगा। सॉरी देखिए ऐसा फोन में बनाने में दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इसके अंदर फिर एक गोला बनाने के बाद यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे कर दीजिएगा। तो यह बन गया आपका अंडे की संरचना, ठीक है। यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा सबका, देखिए यहाँ पर नाम भी सब कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप अंडे की संरचना को बना सकते हैं, ठीक है, एकदम आसानी से। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं। अंडे ज़्यादातर पानी, प्रोटीन, वसा और खनिजों से बने होते हैं। अंडा एक बहुमुखी भोजन है जिसे अकेले भोजन के रूप में तैयार किया जाता है। अब देखेंगे इसका न्यूट्रिएंट कंपोजिशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार सब लोग कमेंट कर रहे थे इस पर, कहीं भी इसका एक वीडियो बना दीजिए। तो इसका भी एक वीडियो आ गया आप लोगों के लिए।
तो अंडा जो होता है स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व भी प्रदान करता है। कैलोरी के साथ अंडा शरीर को प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, बायोटीन, आयोडीन, सेलेनियम और कोलिन जैसे दैनिक पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक है। अंडे में विटामिन डी, विटामिन ए, फ्लोट, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैट और एंटी एन जैक्सेंथिन भी प्रदान करते हैं। अंडा एक उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन है क्योंकि इसमें आवश्यक एमिनो एसिड होता है। इसमें अन्य जैविक सक्रिय यौगिक होते हैं। तो चलिए उन सभी यौगिकों के बारे में देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूट्रिएशन कंपोजिशन वैल्यू ऑफ एग। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो एग सेल जो होता है उसकी अमाउंट होता है 10.5। ठीक है। एग यॉक का कितना होता है 31, एग वाइट 58.5, वाटर 74.5, एनर्जी 162, प्रोटीन 12.1, कार्बोहाइड्रेट 0.68। देखिए ये सब जो है इतना पाया जाता है अंडे में। ठीक है। लिपिड 12.1। अगला है स्टैंडर्ड फैटी एसिड 3.3। अगला है तो 410 मिलीग्राम। देखिए यहाँ पर देखिए ये सब मिलीग्राम में है, 1 ग्राम में है। ठीक है। इतना याद रखिए कि सब कौन सा ग्राम है कौन सा मिलीग्राम में। आगे देखते हैं। अगला कैल्शियम तो 56 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 12 मिलीग्राम, आयरन 2.1 मिलीग्राम, पोटेशियम 147 मिलीग्राम, कैल्शियम 56 मिलीग्राम। ठीक है। तो इतने इसमें कंपोजिशन इसकी यही है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं लेक्चर के माध्यम से इनक्यूबेटर के बारे में। देखिए इसके बाद आप लोगों को एक और क्लास मिलेगा जो कि मैराथन क्लास रहेगा, जिसमें सभी क्वेश्चन जो भी कराया गया है सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इसके जस्ट बाद वही वीडियो आएगा। तो इनक्यूबेटर से पहले हम लोग देखेंगे अंडे से ना तथा चूजे निकलना, उद्भव तथा अंडज उत्पत्ति। ठीक है। चूजे निकालने के लिए अंडों का चुनाव। तो मुर्गी पालक को प्रत्येक वर्ष समूह का आधा या तिहाई पुराने पक्षियों के स्थान पर नए चूजे रखना चाहिए। अतः सेनी और चूजे निकलने की जानकारी आवश्यक है। चूजे निकालने के लिए अंडों का चुनाव कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो अच्छी नस्ल की मुर्गियों के 40 से 50 ग्राम वजन वाले संसेचित अंडे सेने के लिए चुने जाएं। ठीक है। ऐसा नहीं कि निषेचित अंडे को चुन ले, जो संसेचित अंडा हो उसको चुन लें। ज्यादा बड़े आकार के अंडे सेने के लिए न चुने। जिस मादा से नर का संयोग होता हो उसी के अंडे सेने के लिए चुने। अंडे की संचेचनता की जांच कर लें। संसेचित अंडों का अपेक्षित घनत्व असंसेचित अंडों से अधिक होता है। जिन अंडों को चुना गया हो उनको धूप वायु में खुला न छोड़ें। चुने गए अंडों के ऊपर कोई गंधयुक्त पदार्थ न पड़ने दें। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग चूजे निकालने के लिए अंडों का चुनाव कर लेंगे। उसके बाद अब चलिए देखते हैं इसकी 2 विधि है अंडे सेने की। एक प्राकृतिक विधि है, एक है आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम विधि। तो पहले प्राकृतिक विधि देख लेते हैं। तो प्राकृतिक ढंग से अंडा सेने के लिए देसी पुरानी स्वस्थ और शांत स्वभाव की मुर्गियां काम में लाई जाती हैं। कम संख्या में अंडे सेने के लिए यह सबसे उत्तम विधि होती है। देसी मुर्गियां अंडा सेने का काम बड़ी सुगमता पूर्वक करती हैं। यह विधि सस्ती भी होती है क्योंकि मुर्गियां चूजे निकालने और लालन पालन का भी कार्य कर लेती हैं। ठीक है। मुर्गियां जो थी वो चूजे निकालने और लालन पालन का भी कार्य कर लेती हैं। अंडा सेने के समय भ्रूण परिवर्धन के लिए कुछ विशेष परिस्थिति भी आवश्यक होती है, जो परिस्थिति सेने वाली मुर्गी नहीं पैदा करती है। ठीक है। अंडों पर बैठकर मुर्गी उन्हें अपने शरीर से गर्मी पहुंचाती है। समय समय पर अंडों को उलटती पलटती है। अंडों के घोंसले के मध्य गर्म भाग से किनारे की तरफ और किनारे से मध्य भाग की तरफ वापस लाती है। इससे अंडों के सभी हिस्सों में एक सी गर्मी पहुंचती है। मुर्गी के पेट के नीचे नम हवा होती है जो अंडों को सूखने से बचाती है। मुर्गी के अंडे से उठने पर उसे ताजी हवा मिलती है। इस प्रकार सेने वाली मुर्गी गर्मी नमी अंडों को उलट फेर और ताजी हवा का आवागमन प्रबंध करके भ्रूण विकास का उचित प्रबंध करती है। ठीक है। तो यह प्राकृतिक ढंग से अंडे सेने की विधि थी। ठीक है। तो क्या होता है कि जो मुर्गियां होती है देसी मुर्गियों की प्राकृतिक रूप से अंडे सेने के लिए यूज किया जाता है। जो देसी मुर्गियां होती है जो शांत स्वभाव की होती हैं स्वस्थ होती हैं उनको यूज किया जाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं अंडे सेने वाली मुर्गी के चिन्ह कि अंडे सेने वाली मुर्गी को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो ये मुर्गियां जो होती हैं अंडे सेने वाली, ये झुंड से अलग रहना तथा अंधेरे की ओर या घोंसले की ओर रहना पसंद करती हैं। अपनी पंखों को फड़फड़ाती रहती हैं और एक विशेष प्रकार की आवाज निकालती हैं।
अगला इसका स्टेप है कि अंडों पर मुर्गी को बैठना। तो अंडों की संख्या, आकार और मुर्गी के आकार के अनुसार तय की जाती है। अंडों की संख्या जो होती है वो उनके आकार और मुर्गी के आकार के अनुसार तय की जाती है। प्रायः एक बड़ी मुर्गी के नीचे 12 अंडे तक रखे जाते हैं। मुर्गी को अंडों के ऊपर सायंकाल के समय बैठाना चाहिए। अब अगला पॉइंट है अंडों की जांच करना। तो समय समय पर अंडों को देखते रहना चाहिए। यदि किसी अंडे किसी प्रकार टूट जाए तो उन्हें हटा देना चाहिए जब तक चूजे न निकल जाएं। अंडों को इधर उधर न करें। प्रायः 20 दिन बाद चूजों का निकलना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो 20 दिन बाद जो होता है चूजे निकलना प्रारंभ कर देते हैं। अब बात आता है कृत्रिम तरीके से अंडे सेना। तो कृत्रिम तरीके से अंडे को कैसे सेया जाता है? तो देखिए, इसीलिए इंक्यूबेटर का यूज किया जाता है। तो कृत्रिम ढंग से अंडों को सेने के लिए एक प्रकार की मशीन का यूज करते हैं जिनमें स्थिर तापमान, नमी के रख रखाव, हवा के संचार और अंडों के उलटफेर की उचित व्यवस्था होती है। इन्हीं मशीनों को इंक्यूबेटर कहते हैं। ठीक है, यह जो मशीन होती है जो कृत्रिम तरीके से अंडे को सेती है, इसी मशीन को इंक्यूबेटर बोला जाता है। देखिए, मैं अभी इंक्यूबेटर के बारे में इसलिए पहले नहीं बताया क्योंकि इस यहाँ से आप लोग जान जाएंगे कि इंक्यूबेटर क्या होता है, उसके बाद इंक्यूबेटर को देखेंगे। तो देखिए, जो इंक्यूबेटर होता है वह क्या होता है, वह अंडे को सेने वाली एक मशीन होती है जो कृत्रिम तरीके से अंडे को सेती है। इस विधि से वर्ष के किसी भी समय भारी संख्या में अंडों से चूजे प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यह ज्ञान चीन और मिस्र में हजारों वर्षों से प्रचलित था। यूरोप में यह ढंग 11वीं सदी से अपनाया गया। ठीक है, तो कुल मिला जुला के क्या होता है, इंक्यूबेटर आप लोग समझ गए। इंक्यूबेटर एक मशीन होती है जिसका यूज कृत्रिम तरीके से अंडे को सेन के लिए किया जाता है। इसमें अंडे के रख रखाव के लिए स्थिर तापमान, हवा का संचार और उलटफेर की उचित व्यवस्था होती है। इंक्यूबेटर जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। इंक्यूबेटर कितने प्रकार का होता है? तो इंक्यूबेटर 2 प्रकार का होता है। एक होता है समतली इंक्यूबेटर और वो एक होता है कैबिनेट इंक्यूबेटर। ठीक है, तो दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं समतली इंक्यूबेटर। तो समतली इंक्यूबेटर हीटर, गैस या बिजली दोनों से चलते हैं। जो समतली इंक्यूबेटर होते हैं वह हीटर, गैस या बिजली दोनों से चलते हैं। हाँ, एक पॉइंट और मैं आप लोग बता दूं कि देखिए, जो ब्रूडर होता है, इंक्यूबेटर में अंडा रखने के बाद जब उसमें से चूजा निकल जाता है उसके बाद इसको ब्रूडर में रखा जाता है। इतना याद रखिएगा, ये नहीं कि पहले ब्रूडर में, क्योंकि ब्रूडर में तो चूजे को रखा जाता है, अंडे को नहीं रखा जाता है। अंडे को सेने के लिए पहले उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है। चलिए अब देखते हैं। तो समतली इंक्यूबेटर हीटर, गैस या बिजली दोनों से चलते हैं। इनका प्रयोग किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। ये इंक्यूबेटर कम क्षमता वाले होते हैं। इस इंक्यूबेटर से एक बार में 50 से 500 अंडों को से सकते हैं। इस प्रकार के गर्म वायु वाले इंक्यूबेटरों में हवा बाहर से गर्म होकर अंदर जाती है। यह हवा अंडों को ऊपर से गर्मी देती हुई इंक्यूबेटर के नीचे स्थित छिद्रों से होकर बाहर निकल जाती है। अतः अंडों को नीचे से गर्म करती हुई इंक्यूबेटर में स्थित ऊपरी छिद्रों से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो समझ रहे होंगे। देखिए, आप लोग टाइम बहुत कम है, इसकी वजह से ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, आप लोग समझते चलिएगा। इन इंक्यूबेटर में गेंद या कैप्सूल के समान एक ताप नियंत्रक लगा होता है। ताप नियंत्रक के अंदर ईथर या अन्य कोई वाष्पशील द्रव भरा रहता है, जिसके कारण अधिक तापमान होने पर यह फूलता है और कम तापमान होने पर सिकुड़ता है। इसके फूलने और सिकुड़ने के कारण निकास मार्ग पर लगा डैम्पर उठता और गिरता है, जिससे गर्म हवा अंदर तथा बाहर आती जाती रहती है। स्थिर ताप स्तर से कम तापमान होने पर डैम्पर निकास मार्ग को बंद करके ताप को बाहर नहीं निकलने देता है। अच्छे कार्य संचालन के लिए इन इंक्यूबेटरों को चलाने के पहले पूर्ण रूप से संपर्क कर लेना आवश्यक होता है। थर्मामीटर की स्थिति अंडों के ट्रे के थोड़ा ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार के इंक्यूबेटर में कुछ की बनावट ऐसी होती है कि अंडे से चूजे निकलने पर चूजे अंडे वाले ट्रे में ही रह जाते हैं, परंतु कुछ में अंडे वाली ट्रे के नीचे कुछ स्थान छोड़कर चूजे के लिए अलग ट्रे लगी जाती है। अंडों से चूजे निकलने के बाद इसी ट्रे में गिर जाते हैं। चूजे को इस ट्रे को नर्सरी ट्रे कहते हैं। चूजे की इस ट्रे को नर्सरी ट्रे कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के इंक्यूबेटरों में अंडों को हाथ से पलटना पड़ता है। अंडों को पलटते समय प्रत्येक बार विपरीत दिशा में पलटने का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इनमें अंडे एक ही परत में ट्रे में रखे रहते हैं। ठीक है, तो यह होता है समतली इंक्यूबेटर। समतली इंक्यूबेटर जो होता है यह एक कम क्षमता वाला इंक्यूबेटर है, जिसमें एक बार में 50 से 500 अंडों को से सकते हैं। इस प्रकार के जो इंक्यूबेटर होते हैं इनमें हवा जो होती है वह बाहर से गर्म होकर अंदर जाती है। यह हवा अंडों को ऊपर से गर्मी देती है। ठीक है, और नीचे स्थित छिद्रों से बाहर निकल जाती है। इसलिए यह अंडों को नीचे से गर्म करती हुई इंक्यूबेटर में स्थित जो छिद्र होते हैं उससे बाहर चली जाती है।
इन इंक्यूबेटर में गेंद या कैप्सूल के समान का एक ताप नियंत्रक लगा होता है, मतलब ताप नियंत्रक मतलब तापमान को नियंत्रित करने वाला लगा होता है, जो क्या करता है, जो जिसके अंदर ईथर या अन्य कोई वाष्पशील द्रव भरा रहता है, जिसके कारण यदि तापमान अधिक हो जाता है तो यह फूल जाता है और तापमान कम हो जाता है तो यह सिकुड़ जाता है। इसके फूलने और सिकुड़ने के कारण निकास मार्ग पर एक डैम्पर लगा होता है, जिससे क्या होता है, इसको फूलने और सिकुड़ने पर गर्म हवा अंदर और आती है और बाहर जाती है। ठीक है, स्थिर स्तर से कम तापमान होने पर यह डैम्पर निकास मार्ग को बंद कर देता है और तापमान को बाहर नहीं निकलने देता है। इस प्रकार की जो इंक्यूबेटर होती है उसकी बनावट कुछ ऐसी होती है कि अंडे से चूजे निकलने के बाद जो चूजे होते हैं वो अंडे के ट्रे में ही रह जाते हैं, परंतु कुछ अंडे वाली ट्रे के नीचे कुछ स्थान छोड़कर चूजे के लिए एक अलग ट्रे लगी जाती है, जिसे बोलते हैं नर्सरी ट्रे, जिसमें चूजे निकलने के बाद उसी ट्रे में गिर जाते हैं। ठीक है, तो यह होता है समतली इंक्यूबेटर। अब देखेंगे कैबिनेट इंक्यूबेटर। तो कैबिनेट इंक्यूबेटर जो होता है यह अधिक क्षमता वाला इंक्यूबेटर होता है। ठीक है, विकसित तथा आधुनिक मशीन इन इंक्यूबेटर में निम्नलिखित व्यवस्था होती है। ठीक है, अंडों का चौड़ा सिरा ऊपर और नुकीला सिरा नीचे करके रखने की व्यवस्था। दूसरा होता है पॉइंट कि अंडों की ट्रे को 90 अंश तक यांत्रिक विधि से झुकाकर अंडों को उलट पलट करने की व्यवस्था। तीसरा होता है कि हवा के प्रवाह को पंखों तथा मशीनों द्वारा नियंत्रित करने की व्यवस्था। नीचे ऊपर कई अंडों को ट्रे रखने की व्यवस्था। ठीक है, तो बोला कि यह अधिक क्षमता वाली मशीन होती है। ठीक है, इन इंक्यूबेटर में निम्नलिखित व्यवस्था होती है, जिसमें पहला व्यवस्था होती है कि अंडों का चौड़ा सिरा ऊपर और नुकीला सिरा नीचे रखा जाता है। दूसरा, अंडों के ट्रे को 90 अंश तक यांत्रिक रूप से झुकाकर अंडों को उलट पलट करने की व्यवस्था होती है। हवा के प्रवाह को पंखों तथा मशीनों द्वारा नियंत्रित करने की व्यवस्था होती है। नीचे ऊपर कई अंडों की ट्रे रखने की व्यवस्था होती है। ठीक है, ये इंक्यूबेटर विद्युत चालित होते हैं। इनमें जो होता है अधिक संख्या में अंडे सेने की क्षमता होती है। 10,000 से 12,000 तक अंडे एक साथ सेने वाले इंक्यूबेटर भी आजकल प्रयोग में लाए जा रहे हैं। इनके लिए बहुत थोड़े स्थान 4x2 वर्ग मीटर की मतलब 4x2 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है। इनमें मशीनों द्वारा हवा पहुंचाने की व्यवस्था होती है। ट्रे में अंडे उचित ढंग से रखने के बाद इन्हें इंक्यूबेटर में लगी दराजों में ठीक ढंग से एक के ऊपर एक लगा देते हैं। लगभग 1/3 ट्रे में प्रत्येक हफ्ते में अंडे रखे जाते हैं। 2 बड़े कंपार्टमेंट में अंडे सेए जाते हैं। इनमें अंडे सेने से चूजे बनने तक के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। एक बार रखे गए प्रत्येक अंडों पर एक तरह का रंग या लाल या नीला लगा देते हैं। ठीक है, पहचानने के लिए। इसमें अंडे वाली ट्रे छोटी तथा चूजे वाली ट्रे बड़ी होती है। अंडे को 18वें दिन अंतिम बार जांच करने के बाद चूजे वाली ट्रे में रख देते हैं। इंक्यूबेटरों में ऐसे छिद्र बने होते हैं कि इनसे प्रवेश करने वाली हवा हीटरों से होकर गुजरती है और अंडे तक पहुंचते पहुंचते उचित तापमान पर पहुंच जाती है। नमी प्रायः ट्रे के भाप छोड़ने से मिलती है। इस प्रकार इंक्यूबेटर को गर्म करने के लिए कोयला, गैस, तेल अथवा गर्म पानी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यह होता है कैबिनेट प्रकार के इंक्यूबेटर। ठीक है, अब देखेंगे अच्छे इंक्यूबेटर के गुण क्या हैं। ठीक है, तो सुगमता से चलना चाहिए, हवा के आवागमन, नमी तथा ताप नियंत्रण का उचित प्रबंध होना चाहिए। इसमें लगे यंत्रों का ताप रोधित होना चाहिए। इसमें जो लगने वाले यंत्र वह ताप रोधित होना चाहिए। कम देख रेख के बिना चूजे प्राप्त होना चाहिए। इसमें लगे ट्रे, थर्मामीटर और लैंप आदि यंत्र को उचित स्थान पर लगा होना चाहिए और सही कार्य करना चाहिए। टिकाऊ तथा शीघ्र खराब न होने वाला होना चाहिए। बहुत अधिक मूल्य का नहीं होना चाहिए और सुगमता से उपलब्ध होने वाला होना चाहिए। तो यह एक अच्छे इंक्यूबेटर का गुण है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को एक मैराथन क्लास का वीडियो दिया जाएगा, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।